Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is making of Indian Constitution. इससे पहले हमने इसी चैप्टर पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज पॉलिटिकल साइंस क्लास जो हमारा है वो 9th का है। इससे पहले हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है। चैप्टर का नाम जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है। वहां पे हमने कुछ फीचर्स जो हैं इसके डिस्कस किए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करनी है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ये कुछ नामसाइद हालात में बना, यानी उस वक्त के जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे जितने आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, इनकी हम नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो है कर सकते हैं। बट अगर हम उस वक्त की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो उस वक्त किसी भी कोई भी काम करना लीडर्स के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन जो उस वक्त के लीडर्स थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, उनकी बहुत बड़ी कोशिशों की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वजूद में आ गया है। उस वक्त कौन से नामसाइद हालात थे, कौन से ऐसे हालात थे जिनकी वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना मुश्किल था। यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं जिनकी वजह से उस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना एक इम्पॉसिबल काम लग रहा था। सबसे पहला जो इसमें चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉप करने में, जो सबसे पहला चैलेंज था दैट वाज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया जो है यहाँ पे डाइवर्सिटी थी, किसमें? रिलीजन में। बहुत जो पॉपुलेशन यहाँ की थी उसमें बहुत सारे मजाहिब के लोग रह रहे थे। इसमें हिंदू भी रह रहे थे, इसमें मुस्लिम भी रह रहे थे, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले भी रह रहे थे, इसमें मद्रासी, इसमें राजस्थानी, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे थे। अब उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है लाना था, और वो सब जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को मुरतब करना होता था, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसको तमाम जो है अडॉप्ट करें। ये एक बहुत मुश्किल काम था। ये उसका पहला चैलेंज था कि यहाँ पे जो है डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन था, बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ लैंग्वेज के, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग यहाँ पे थे। अब इनको किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी एक आइन के अंडर जो है किसी एक आइन को तस्लीम करना था। दूसरा जो उस वक्त का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो था पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिफरेंसेस। 1947 में आजादी के बाद ही हिंदुस्तान में पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ और सिर्फ किस बिना पे हुआ था? रिलीजन की बिना पे, मजहब की बिना पे। मुसलमान जो है अलग हो गए और हिंदू जो है अलग हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था, चूंकि इंडिया में जो हिंदू रह गए थे, अब उन हिंदू को मतलब राइट जो है, जितने लोग यहाँ पे रह रहे थे मुसलमान लोग, अब पार्टीशन के बाद जो है मुसलमान लोग अभी इंडिया में रह रहे हैं। अब उनके लिए भी वो आइन मतलब बनाना था, उनको उनकी राइट्स को भी मद्देनजर रखना था। दूसरा ये कि हिंदू जो है, हिंदू लोग जो है उनकी मेजॉरिटी थी, या हिंदू हिंदू की जो यहाँ पे मेजॉरिटी थी, अब उनको भी वो वही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना था जो मुसलमानों को करना था। यानी जो पार्टीशन हुआ था उसमें मुसलमान लोग जो है पाकिस्तान चले गए और हिंदू लोग जो है हिंदुस्तान में रह गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे मुसलमान रह गए हैं। अब मुसलमानों के लिए भी अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिनको ड्राफ्ट करना था, उनको दोनों के नीड्स को, राइट्स को मद्देनजर रखकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। ये एक बहुत बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें हिंदू जो है अगेंस्ट हो सकते थे इन लीडर्स के, अगर वो कुछ राइट्स, कुछ हुकूक मुसलमानों को दे देते, या उसमें हिंदू भी उनके खिलाफ हो सकते थे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की, वो थी प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स।
क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे थे तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, ये बिल्कुल ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं था। इसी तरीके से हैदराबाद था, इसी तरीके से राजस्थान के कुछ इलाके थे। तो अब इन प्रिंसली स्टेट्स जो थे, अब ये आजादी के बाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते थे, ये अलग भी रह सकते थे, ये हिंदुस्तान के साथ भी रह सकते थे, ये पाकिस्तान के साथ भी रह सकते थे। इनके पास तीन ऑप्शंस थी। प्रिंसली स्टेट जितने भी थे हिंदुस्तान में, इनमें ये पहला जो है ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते थे, दूसरा ये पाकिस्तान के साथ भी रह सकते थे, तीसरा ये इंडिया के साथ भी रह सकते थे। अब इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज करना, अब इनको इंडिया के साथ जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इंडियन गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है तरतीब देगी, अब उसका अप्लाई इन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। या इनकी नीड्स, इनके हुकूक को मद्देनजर रखकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस वक्त जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कमेटी थी जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से इस आइन के दायरे में लाया जा सके। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये तीन प्रॉब्लम है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यहाँ पे रह रहे थे। अब सबों को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना था। पार्टीशन उसी साल हुआ था, 1947 में ही पार्टीशन हुआ था। हिंदू ऑन द बेस ऑफ रिलीजन में, यानी मजहब की बुनियाद पे पार्टीशन किया गया। अब हिंदू को भी मनाना, मुसलमानों को भी मनाना, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के लोग रह रहे थे। हिंदू पार्टीशन के बाद भी यहाँ पे मुस्लिम भी रह रहे थे और हिंदू भी रह रहे थे। अब दोनों को मनाना ये एक बहुत बड़ी बात थी। तीसरा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, अब उनको मनाना या उनको इस आइन के अंदर लाना, ये बहुत बड़ा काम था। लेकिन एक एडवांटेज थी। कौन सी एडवांटेज थी? यहाँ पे कुछ एडवांटेज मैंने लिखे थे। अब उनके पास कौन कौन सी एडवांटेज थी जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में थोड़ी सी आसानी हुई है। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पाथ कहाँ से, यानी रास्ता कहाँ से खुल गया था? कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया था, उसका रास्ता कहाँ से खुल गया था, स्टार्ट हुआ था? यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एडवांटेज, एडवांटेज ओवर साउथ अफ्रीका। हमने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं थी। वहां पे सिर्फ एक ही मुद्दा था, ब्लैक एंड व्हाइट्स के दरमियान। ब्लैक पीपल जो है वो अंडर काम करते थे, किन के अंडर काम करते थे? व्हाइट्स के अंडर, यानी व्हाइट लोग जो थे वहाँ, व्हाइट पीपल जो वहाँ के थे, वो ब्लैक्स के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म। वहां पे एक ही उन दोनों की बातें जो है नेगोशिएशन होनी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनना था। वहां पे हुआ भी ऐसा ही, बाद में दोनों के दरमियान जो है नेगोशिएशन हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया है। लेकिन यहाँ इंडिया में जो है एक एडवांटेज थी, यहाँ पे वो मसला नहीं था। यहाँ पे तमाम लोग जो है उनमें डेवलप कंसेंसस, जो उनका सोच था वो डेवलप हो चुका था। क्योंकि 200 साल से हम किन के अंडर काम कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे। और हमें किस चीज की जरूरत थी? सबसे पहले फ्रीडम की जरूरत थी। तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, हाँ, हमारे जहन जो है डेवलप हो गए थे। किस चीज के लिए डेवलप हो गए थे? आजादी, पहले तो आजादी के लिए हम चाहते थे कि हमें आजादी मिले। किन से आजादी मिले? ब्रिटिशर से आजादी मिली। और उसके बाद हमें ये भी, उसमें बहुत सारे लीडर्स जो हैं सामने आए थे, जैसे महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, अली मोहम्मद जिन्ना हैं, बहुत सारे लीडर जो हैं जो बहुत बड़े लीडर्स थे। तो उन्होंने देखा था कि लोग जो हैं क्या चाहते हैं। सबसे पहले वो फ्रीडम, उसके बाद जब फ्रीडम, आज़ादी मिल जाएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जुल्म हुआ था अंग्रेजों की वजह से। इस वजह से वो लोग जो है कोई भी चीज जो है अडॉप्ट करने के लिए रेडी थे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए रेडी थे। यानी उनका सोच जो है वो डेवलप हुआ था। किस वजह से डेवलप हुआ था? फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से डेवलप हुआ था। क्योंकि 200 साल तक उन्होंने स्ट्रगल जो है लड़ी हैं, की हैं, आजादी की स्ट्रगल। इस वजह से उनके जहन जो है काफी ज्यादा डेवलप हो चुके थे। दूसरा पॉइंट जो है, इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। 1928 में हिंदुस्तान में शुरुआत हुई है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की। मोतीलाल नेहरू को ये काम सौंपा गया था कि 1928 में कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करो।
और वहां पर भी डिस्कशंस हुए हैं, डिबेट्स हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, यानी एक एक्सपीरियंस वहां पे हासिल हुई है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको अप्लाई नहीं किया गया है बाद में, उसको अडॉप्ट नहीं किया है बाद में, लेकिन एक एक्सपीरियंस मैं कहूंगा, क्योंकि उससे पहले भी एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट किया गया है। इसमें अब कौन कौन सी खामियां रह गई हैं, वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही 1931 में जो कराची सेशन हुआ था, कराची में एक सेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वहां पे डिस्कशन हुए थे, डिबेट्स हुए थे किस बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। इसी कराची सेशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी राइट टू वोट जो है वो डिस्कस हुआ था। वहां पर ही इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को तस्लीम किया गया है इसी कराची सेशन में। वहां पर भी डिबेट्स और डिस्कशंस हुए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाए, किस तरीके से इसको बनाया जाए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो एडवांटेज हमारे पास थी, दैट वाज फेमिलियरिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ के लोग जो है उनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब के मालूमात थी, पहले से ही मालूमात थी। कैसे मालूमात थी? प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स इलेक्शंस 1937 में। इंडिया में 1937 में से ही जो यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये अलाउ किया था कि जिस तरीके हम आज अपने स्टेट में, हालांकि पावर जो है किसके पास होता है, मरकज के पास होता है, लेकिन स्टेट में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। यहाँ पर भी हमें लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, अपर हाउस, लोअर हाउस जो असेंबली बनाते हैं उसमें हमें पता चलता है कि कौन कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कौन कौन से पावर्स किसके पास होने चाहिए। तो इसकी भी एक्सपीरियंस हिंदुस्तान के लोगों के पास थी। 1937 में जब ब्रिटिशर्स ने ये अलाउ किया था कि हर स्टेट में जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, और हर लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां के ही लोग थे, उसी स्टेट के लोग जो थे पावर में थे। हालांकि उनका कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स के पास ही था, लेकिन उनको एक फेमिलियरिटी मिली थी, उनको एक एक्सपीरियंस गेन हुआ था कि किस तरीके से इसको चलाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल चौथा जो है इंस्पिरेशंस फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। तो जो कि इससे पहले 1947 जब हमें आज़ादी मिली है, उससे पहले जो है वर्ल्ड में बहुत सारी रिवॉल्यूशंस हुई हैं। उसमें सबसे बड़ी जो रिवॉल्यूशन हुई है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई है, रशियन रिवॉल्यूशन हुई है। तो इनसे जो यहाँ के लीडर्स हैं वो इंस्पायर्स हुए, और उन्होंने वहाँ के जो इन रिवॉल्यूशन से जो नए नए आइडियाज आ गए, जो नए नए आइडियाज आ गए, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, इन चीजों का आइडिया निकल आया। तो उसके बाद उन्होंने वो चीजें जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी। इसी तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन में सोशलिज्म यानी सोशलिस्ट सोसाइटी का ये जो है निकल आया है। यानी सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होना चाहिए, सोशलिस्ट कौन होते हैं, तो ये वाली चीजें जो है सामने आई। इसी तरीके से बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, वहां से हमें फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट मिला है। लेकिन इन सब चीजों को, जैसे लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी सामने आ गई है, इक्वलिटी सामने आ गई है, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन से सोशलिज्म या वगैरह सोशलिस्ट सोसाइटी जो है सामने आ गई है, या बिल ऑफ राइट्स से यूएस फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास आ गई हैं। लेकिन इनको ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। यहाँ के लीडर्स ने उनके ऊपर डिस्कशंस किए हैं, डिबेट्स किए हैं कि किस तरीके से हम इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। उसके बाद डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बाद तो इन चीजों को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। लेकिन इन चीजों से हमें क्या मिला है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक आइडिया मिला है, इंस्पायर हुए हैं हमें क्या करना है, नया नया चीज क्या होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में कौन कौन सी दुश्वारियां थी, कौन कौन से चैलेंजेस थे। मैंने आपको 3 चैलेंजेस बताए हैं कि 3 चैलेंज जो मेन चैलेंज उस वक्त के थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, तो वो चैलेंज मैंने डिस्कस किए हैं। लेकिन उसके साथ ही मैंने आपको ये एडवांटेज जो हमारे पास थी, जो हमारे पास एडवांटेज थी, बाकी जो ममालिक थे जैसे साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनके पास ये एडवांटेज नहीं थी, उनके पास ये एडवांटेजेस नहीं थे। लेकिन हमारे पास एक एक्सपीरियंस था, 2 साल का स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल था। उस 2 साल में हमने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरीके से हमने अपनी सोसाइटी को तैयार करना है, किस तरीके से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है, किस तरीके से हमने बाकी चीजों पर नजर रखनी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है क्या कहाँ पे रखना है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, या फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज
चीज जो है इनको डिस्कशंस करने के बाद, डिबेट्स, उनके ऊपर डिबेट्स हुए हैं, डिस्कशंस हुए हैं हमारे लीडरों के द्वारा, उसके बाद उन चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।